कल्पना कीजिए दिल्ली की चिलचिलाती धूप की जून का महीना है। बहुत ही आम दृश्य है ये दिल्ली का। हाँ, और एक दिहाड़ी मजदूर परिवार रोजगार की तलाश में किसी दूसरे राज्य से इस महानगर में आता है। बिल्कुल। अब देखिए, उनके पास ना तो कोई पक्का पता है, न कोई स्थिर इंटरनेट कनेक्शन, और मतलब इस शहर के इतने बड़े और जटिल सिस्टम की कोई समझ भी नहीं है। सही बात है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उनके लिए। तो ऐसे में उनके 10 साल के बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? क्या वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा, या कोई ऐसा तरीका है जो उसे वापस कक्षा में ले आए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के 2025-26 और 2026-27 के नए प्रवेश दिशा निर्देशों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन नजरिया है कि कैसे एक इतना विशाल सरकारी ढांचा ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है ना, वो ये है कि हम सिर्फ कुछ दाखिला फॉर्म भरने या मतलब फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर खिसकाने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। अगर हम इन दिशा निर्देशों की वास्तुकला को देखें तो ये समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, उसका एक बहुत ही विशाल और सोचा समझा ढांचा है। ये सिर्फ बच्चों को किसी इमारत के अंदर बैठाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की अलग अलग जरूरतों को पहचानता है। तो बेसिकली ये हर बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड है एक तरह से। हाँ, क्योंकि देखिए, जो बच्चा पहले से ही इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसकी जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। उसे स्थिरता चाहिए। सही बात है। और जो बच्चा पहली बार सरकारी स्कूल का दरवाजा खटखटा रहा है, शायद कई सालों के गैप के बाद, हाँ, उसकी जरूरतें और उसकी चुनौतियां तो पूरी तरह से अलग है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर इस पूरी प्रवेश प्रणाली को एक स्मार्टफोन के रूपक से देखा जाए। अच्छा, स्मार्टफोन का रूपक, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि कुछ छात्रों के लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। बिना कुछ किए अपने आप हो जाना। एग्जैक्टली। रात को फोन वाईफाई से जुड़ा और सुबह बिना किसी मेहनत के नया सिस्टम चालू हो गया। सिस्टम के अंदर इसे प्लान्ड एडमिशन कहा जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, ये प्रक्रिया एक बिल्कुल नया फोन सेटअप करने जैसी है। मतलब एक नई आईडी बनानी होगी, डेटा ट्रांसफर करना होगा, वेरिफिकेशन होगा। हाँ, एकदम शुरुआत से। और इसे कहते हैं नॉन प्लान्ड एडमिशन। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। तो ये जो स्वचालित निरंतरता है, या जिसे हमने ऑटोमेटिक अपडेट कहा है, ये उन लोगों के लिए तो बहुत शानदार है जो पहले से ही इस स्कूल सिस्टम की चार दीवारी के अंदर सुरक्षित है। बिल्कुल, उनके लिए ये वरदान है। तो चलिए सबसे पहले इसी प्लान एडमिशन की प्रक्रिया को खोल कर देखते हैं। दिशा निर्देशों में साफ लिखा है कि प्लान एडमिशन का सीधा सा मतलब है वर्तमान विद्यार्थियों का अगली कक्षा में स्वतः प्रवेश। मतलब ऑटोमेटिक प्रमोशन। हाँ, यानी किसी को भी कोई नया आवेदन फॉर्म नहीं भरना है। सब कुछ MIS, मतलब जो उनका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके जरिए हो रहा है। जी। कक्षा 1 का बच्चा सीधे कक्षा 2 में जा रहा है, कक्षा 8 का बच्चा 9 में, और 10वीं का छात्र अपनी स्ट्रीम के अनुसार 11वीं में। और इस बार तो इसमें कुछ नए बदलाव भी आए हैं। हाँ, बिल्कुल। 2026-27 के लिए एक नया हिस्सा जुड़ा है, फाउंडेशनल स्टेज। इसके तहत नर्सरी से KG और KG से कक्षा 1 में प्रमोशन होगा। ये NEP 2020 के तहत है ना? एकदम सही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों को लागू करते हुए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 वर्ष तय कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। पर यहीं पे मुझे थोड़ा रुकना होगा और एक बुनियादी सवाल पूछना होगा। मतलब कागज पर तो ये सब बहुत आधुनिक और सुगम लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जमीनी हकीकत में हम दिल्ली जैसे शहर में लाखों बच्चों के डेटा की बात कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर बिना किसी मानवीय भूल के ये MIS सिस्टम बच्चों को स्वतः प्रमोट कैसे कर देता है? इसका मैकेनिज्म आखिर क्या है? मतलब कोई तो गड़बड़ होती होगी। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हम अक्सर ऑटोमेटिक शब्द सुनते हैं और मान लेते हैं कि बस कोई जादू हो रहा है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। देखिए, जब कोई बच्चा पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूल सिस्टम में आता है, तो MIS में उसकी एक विशिष्ट छात्र ID, जिसे हम यूनिक स्टूडेंट ID कहते हैं, वो बन जाती है। अच्छा,
एक तरह से उसका डिजिटल आधार। बिल्कुल। ये आईडी उसके पूरे सफर का एक डिजिटल फुटप्रिंट होती है। उसकी उपस्थिति, उसके ग्रेड्स, उसका आधार, डेटा सब कुछ इस आईडी से जुड़ा होता है। ओहो, तो सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पर है। हाँ, और जब एक शैक्षणिक वर्ष समाप्त होता है तो स्कूल के क्लर्क को हजारों फाइलों पर मुहर नहीं लगानी पड़ती। जो कि पहले होता था। बिल्कुल। अब स्कूल का सर्वर सीधे शिक्षा निदेशालय के केंद्रीय सर्वर से संपर्क करता है। एक कमांड दी जाती है और एल्गोरिदम उन सभी बच्चों के डेटा को अगली कक्षा के रजिस्टर में माइग्रेट कर देता है जो पास हुए हैं। वाओ। हाँ, तो ये मानवीय हस्तक्षेप को उस जगह से हटा देता है जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्कूल के प्रशासन की सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये माता पिता को भी एक बहुत बड़ी राहत देता है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा पहलू है। अगर हम इसके पीछे के क्यू को समझें तो ये निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखने का एक बहुत बड़ा उपकरण है। सही बात है। आप कल्पना कीजिए उसी परिवार की जहां माता पिता दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जी, अगर उन्हें हर साल अपने बच्चे को अगली कक्षा में भेजने के लिए फॉर्म भरने पड़े, लाइन में लगना पड़े, तो उनके लिए ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। नहीं, वो तो उनके दिहाड़ी का नुकसान है। एग्जैक्टली, ये उनके एक दिन की मजदूरी का नुकसान है। जब कोई सिस्टम मानवीय लाल फीताशाही पर निर्भर करता है तो कागजी कार्रवाई में देरी होती है। और कई बार ये मामूली सी कागजी कार्रवाई एक गरीब बच्चे के पढ़ाई छोड़ने का यानी ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। मतलब सिर्फ एक फॉर्म न भर पाने की वजह से बच्चा स्कूल से बाहर। हाँ, लेकिन ये MIS इस पूरी बाधा को जड़ से खत्म कर देता है। बच्चा एक बार अंदर आ गया तो सिस्टम उसे अपने आप आगे धकेलता रहेगा। ये सच में एक बहुत बड़ा नजरिया है। लाल फीताशाही को खत्म करके सिस्टम को ही एक एस्केलेटर बना दिया गया है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। लेकिन उस नियम का क्या जो NEP 2020 के तहत कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष की सख्त आयु सीमा लागू कर रहा है? हाँ, ये चर्चा का विषय रहा है। मुझे तो लगता है कि इससे जमीन पर काफी उथल-पुथल बच सकती है। मतलब जो माता-पिता अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में ही पहली कक्षा में भेजने के आदी रहे हैं, उनके लिए एक झटका नहीं होगा? ये नियम अचानक से क्यों थोपा जा रहा है? देखिए, ये शुरुआत में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर लग सकता है, लेकिन इसे थोपा नहीं जा रहा है। अच्छा। इसके पीछे बाल मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत गहरा विज्ञान है। जरा इसे समझाइए। NEP 2020 इस बात पर जोर देती है कि जब तक बच्चे का मस्तिष्क और शरीर एक निश्चित स्तर तक विकसित नहीं हो जाता, तब तक उस पर औपचारिक स्कूली शिक्षा का बोझ डालना बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मतलब 6 साल से पहले फर्स्ट क्लास नहीं? हाँ, क्योंकि 6 साल की उम्र तक बच्चे की मोटर स्किल्स, भाषा को समझने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की अवधि उस स्तर तक आ जाती है जहां वो कक्षा 1 के पाठ्यक्रम को समझ सके। ओहो, तो ये रटने से बचाने के लिए है। बिल्कुल, ये नियम सुनिश्चित करता है कि जब बच्चा पहली कक्षा में कदम रखे तो वो सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि असल में सीखने के लिए तैयार हो। सही बात है। लंबे अवधि में देखें तो ये बच्चों के ड्रॉप आउट रेट को कम करने और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये स्पष्ट है कि जो बच्चे पहले से ही इस सिस्टम के इस सुरक्षित घेरे में हैं, उनके लिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं। बिल्कुल। के लिए है जो अंदर हैं, तो उन बच्चों का क्या जो बाहर छूट गए हैं? हाँ, जैसे वो प्रवासी परिवार। वही दिहाड़ी मजदूर का बच्चा जिसकी हमने शुरुआत में कल्पना की थी। हाँ, या मान लीजिए वो बच्चा जो किसी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पाया और अब सरकारी स्कूल आना चाहता है। सही कह रहे हैं आप। या फिर वो जो पिछले साल किसी वजह से स्कूल छोड़ चुका था। यहीं पर दिशा निर्देशों का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, जिसे कहते हैं नॉन प्लान एडमिशन। जी, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये उन सभी के लिए एक खुले दरवाजे की तरह है, लेकिन इसके नियम मुझे थोड़े सख्त लगते हैं। ये केवल दिल्ली के निवासियों के लिए मान्य है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। इसके पीछे भी कारण है। हाँ, और अगर इसके चरणों की बात करें तो ये पूरी 5 चरणों की प्रक्रिया है। मतलब सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। फिर जो नजदीकी स्कूल अलॉट हो वहां जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना। उसके बाद अगर बच्चा कक्षा 9, 10, 11 या 12 के लिए आ रहा है तो उसे एक टेस्ट या आकलन से गुजरना होगा। जी, एक असेसमेंट होता है। फिर सीट की उपलब्धता देखी जाएगी और अंत में जाकर कहीं फाइनल एडमिशन होगा। बिल्कुल, यही प्रक्रिया है। अब देखिए, अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया को देखूं तो ये मुझे किसी सार्वजनिक अस्पताल के ट्रायोज या
पासपोर्ट ऑफिस की प्रक्रिया जैसा लगता है। मतलब जहां पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर लाइन में लगना है, फिर डेस्क पर अपने कागज दिखाने हैं और फिर जाकर आपका काम होगा। मेरी नजर में तो ये बहुत ही लंबा और थकाऊ रास्ता है। ये बाहर से ऐसा ही लगता है। तो क्या एक ड्रॉप आउट बच्चे के लिए या उस परिवार के लिए जो पहली बार इस सरकारी सिस्टम से उलझ रहा है, ये 5 चरणों की प्रक्रिया एक दीवार की तरह नहीं लगेगी? और ये जो टेस्ट रखा गया है, क्या ये उन बच्चों को बाहर निकालने का एक बहाना नहीं है जो पढ़ाई में कमजोर हैं? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। बाहर से देखने पर यह प्रक्रिया सच में एक भूल भुलैया जैसी लग सकती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब कोई बच्चा सिस्टम के बाहर से आता है तो MIS के पास उसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। सरकार को नहीं पता कि उस बच्चे का शैक्षणिक स्तर क्या है, उसने पिछली बार कब पढ़ाई की थी या वो किस विषय में कमजोर है। तो ये सब जानने के लिए वो 5 स्टेप्स हैं? बिल्कुल। अब आपके उस सवाल पर आते हैं कि क्या ये टेस्ट बच्चों को बाहर निकालने के लिए है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो आकलन कक्षा 9 से 12 तक के लिए रखा गया है, वो कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है। ये एक प्लेसमेंट टूल है। प्लेसमेंट टूल मतलब? उदाहरण के लिए दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि अगर किसी बच्चे को 11वीं में साइंस स्ट्रीम चाहिए तो उसे टेस्ट में कुछ न्यूनतम अंक लाने होंगे। अच्छा। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट का भी प्रावधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 11वीं की साइंस एक बहुत ही दबाव वाला पाठ्यक्रम है। हाँ, साइंस तो मुश्किल होती है। बिल्कुल। अगर एक बच्चे का बुनियादी स्तर उस विषय के लिए तैयार नहीं है और उसे सिर्फ इसलिए साइंस दे दी जाए क्योंकि उसने फॉर्म भरा है, तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। हाँ, वो 6 महीने में ही टूट जाएगा और फिर से ड्रॉप आउट हो जाएगा। ओहो, ये तो और भी बुरा होगा। तो ये जो 5 चरणों की प्रक्रिया है, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि बच्चे को उसकी क्षमता और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही जगह मिले। ये बात तो तर्कसंगत लगती है कि मतलब बिना जाने समझे किसी को भी किसी भी कक्षा में नहीं बिठाया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन इसी दस्तावेज में एक और चीज है जो मुझे थोड़ी हैरान करती है। वो क्या? ये पूरी नॉन प्लान एडमिशन की प्रक्रिया 3 अलग-अलग साइकिल्स में चलती है। पहला साइकिल मई-जून में होता है, दूसरा जुलाई में और तीसरा अगस्त में। जी हाँ। अब यहाँ मैं सिस्टम की तरफ से सोचना चाहूंगा, क्या एक ही एडमिशन प्रक्रिया को 3 बार दोहराने से स्कूलों के जो प्रशासनिक संसाधन हैं, उन पर बहुत भारी बोझ नहीं पड़ता? बोझ तो पड़ता है। मतलब स्कूल का काम पढ़ाना है या पूरे साल सिर्फ एडमिशन के फॉर्म ही चेक करते रहना है? क्या एक ही बार में एक डेडलाइन रखकर इस पूरी प्रक्रिया को खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, अगर हम सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के चश्मे से देखें तो एक सिंगल डेडलाइन सबसे आसान तरीका है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सुविधा बनाम शिक्षा के अधिकार की रस्साकशी है और दिल्ली का ये मॉडल शिक्षा के अधिकार को चुनता है। अच्छा, कैसे? अगर हम वापस उसी दिहाड़ी मजदूर परिवार के उदाहरण पर जाएं, जो जून के महीने में बिहार या उत्तर प्रदेश से दिल्ली आता है। अगर एडमिशन की सिर्फ एक ही डेडलाइन होती, मान लीजिए मई के अंत तक, तो क्या होता? तो उस बच्चे का तो एडमिशन ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। उस परिवार के बच्चे के लिए उस साल स्कूल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। वो पूरा 1 साल बर्बाद कर देता। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नुकसान होता। इसीलिए ये जो 3 साइकिल्स हैं, मई, जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त, ये कोई प्रशासनिक ढिलाई नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बुना गया सुरक्षा जाल है। मतलब एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई बच्चा पहले चरण में फॉर्म भरने से चूक गया है तो उसके लिए जुलाई और अगस्त में भी एक रास्ता खुला रहे। सही बात है। हाँ, इससे स्कूल के स्टाफ पर बोझ पड़ता है, उन्हें बार बार वेरिफिकेशन करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम को लचीला बनाना ही इस पूरी नीति की आत्मा है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। मतलब दरवाजा एक बार खुलकर बंद नहीं होता, बल्कि वो बार बार खुलता है ताकि जो पीछे रह गया वो भी अंदर आ सके। बिल्कुल, यही उद्देश्य है। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल, मतलब एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। अच्छा, वो क्या? ये ऑनलाइन पोर्टल, ये 3 साइकिल्स, ये सुरक्षा जाल, ये सब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें इस सिस्टम की जानकारी है। सही कह रहे हैं। जिन्हें पता है कि वेबसाइट कौन सी है और फॉर्म कब निकलता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें कोई जानकारी ही नहीं है? हाँ, अवेयरनेस की कमी। मान लीजिए कोई बच्चा किसी स्लम में रहता है और वो पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गया है। उसे कैसे पता चलेगा कि अगस्त में साइकिल 3 चल रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है ग्राउंड पर। इंटरनेट का डेटाबेस
खुद चलकर तो किसी झुग्गी में जाकर दरवाजा नहीं खटखटा सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि तकनीक की इसी सीमा को पहचानते हुए इस दिशा निर्देश में एक और बहुत ही शानदार पहल जोड़ी गई है। दस्तावेजों को गहराई से देखने पर पता चलता है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एडमिशन सेल या जिसे एसएसी कहा गया है, उसका गठन अनिवार्य किया गया है। जी, एसएसी ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हाँ, और अगर मैं इस एसएससी के काम करने के तरीके को समझूं, तो ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह बस इंतजार करने वाली टीम नहीं है। ये एक रेस्क्यू टीम या मतलब एक पब्लिक हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम की तरह काम करती है। बहुत सही तुलना की आपने। इसका मुख्य उद्देश्य केवल फॉर्म जमा करना नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को खोजना है जो सिस्टम से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। जी। उन्हें वापस शिक्षा के साथ जोड़ना, उनकी काउंसलिंग करना और सबसे जरूरी बात, दाखला मिलने के बाद उनकी ट्रैकिंग करना। इस बिंदु पर आकर तकनीक और मानवीय संवेदना का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। अभी तक हमने MIS सिस्टम, ऑटोमेटिक प्रमोशन और ऑनलाइन पोर्टल की बात की। ये सब तकनीक का हिस्सा है। हाँ। तकनीक बहुत शानदार है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर काम करती है, गति लाती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। लेकिन क्या? लेकिन तकनीक में कोई सहानुभूति मतलब एम्पैथी नहीं होती। हाँ, मशीन तो मशीन है। बिल्कुल। एक ऑनलाइन फॉर्म किसी बच्चे से ये नहीं पूछ सकता कि बेटा तुमने पिछले साल स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया था। बहुत सही बात कही आपने। यहीं पर ये जो स्पेशल एडमिशन सेल है, ये इस पूरे ढांचे में वो जरूरी ह्यूमन टच लेकर आता है। जब ये सेल किसी ड्रॉप आउट बच्चे या उसके परिवार की काउंसलिंग करता है, तो वे केवल एक एडमिशन फॉर्म नहीं भरवाते, वे उस बच्चे के डर को समझते हैं। किस तरह का डर? हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होने के कारण स्कूल जाने से डरता हो, या हो सकता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई हो कि बच्चे को काम पे जाना पड़ा हो। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। एसएसी इन जमीनी हकीकतों को समझकर समाधान निकालता है, और जो आपने ट्रैकिंग की बात की, वो हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब दाखिले के बाद भी? बिल्कुल। ऐसा ना हो कि बहुत मेहनत से किसी बच्चे को अगस्त में दाखिला दिलाया जाए और सितंबर में वो फिर से गायब हो जाए। ये तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए ये सेल सुनिश्चित करता है कि वो बच्चा सिस्टम में टिका रहे। ये सिस्टम के उस खालीपन को भरता है जहां एल्गोरिदम और डेटाबेस हार मान लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि MIS सिस्टम स्कूल के अंदर की मशीनरी को चला रहा है, जबकि SAC बाहर जमीन पर उतरकर काम कर रहा है। बिल्कुल। और दोनों का तालमेल ही इस पूरी नीति को सफल बनाता है। तो चलिए, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हमारे सामने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का एक बहुत ही स्पष्ट और बहुआयामी चित्र उभर कर आता है। जी। एक तरफ हमारे पास प्लान एडमिशन है। ये एक निर्बाध स्वचालित प्रक्रिया है जो MIS सर्वर की मदद से चलती है। एकदम सीमलेस। हाँ, ये उन बच्चों के लिए निरंतरता सुनिश्चित करती है जो पहले से ही सिस्टम का हिस्सा हैं। ये फाइलों के बोझ और लाल पीताशाही को पूरी तरह से हटाकर माता पिता की मेहनत बचाती है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन प्लान एडमिशन है। ये उन लोगों के लिए एक 5 चरणीय प्रक्रिया है जो बाहर से सिस्टम में प्रवेश करना चाहते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी है, लेकिन इसके 3 अलग-अलग साइकिल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रवासी या जरूरतमंद परिवार के लिए दरवाजे कभी पूरी तरह बंद ना हो। हाँ, वो सेफ्टी नेट। और सबसे अंत में इस पूरी मशीनरी को मानवीय संवेदना देने के लिए स्पेशल एडमिशन सेल मौजूद है, जो उन बच्चों को खोजकर वापस ला रहा है जो कहीं अंधेरे में खो गए हैं। जी। ये सच में एक ऐसा मॉडल है जहां नियमों की सख्ती भी है और जरूरत के हिसाब से लचीलापन भी। बिल्कुल। और ये मॉडल हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। वो क्या? कोई भी सरकारी नीति केवल कागज पर अच्छे नियम बना देने से सफल नहीं होती। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए किस तरह का ढांचा तैयार किया गया है। योजनाबद्ध तरीके से स्वचालित होने और गैर योजनाबद्ध तरीके से लचीला होने का ये संतुलन ही इस पूरी गाइडलाइंस की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिस्टम को स्थिर भी रखता है और समावेशी भी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझाया, लेकिन इन सब बातों के बीच एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी व्यवस्था की सफलता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अच्छा? हाँ, आज हमने देखा कि नॉन प्लान एडमिशन के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है कि रजिस्ट्रेशन केवल और केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। जी। ये सच है कि ऑनलाइन प्रक्रिया सिस्टम में पारदर्शिता लाती है और भ्रष्टाचार को रोकती है। लेकिन जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके पास ना तो कोई स्मार्टफोन है,
न कंप्यूटर है और नहीं ये समझ कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हाँ, ये डिजिटल डिवाइड की समस्या है। उन्हें खड़ी कर रहे हैं। हम्म। जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए ये ऑनलाइन फॉर्म एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। ये सच में एक बहुत गहरी चिंता है। तो सवाल ये है कि क्या एसएससी जैसी मानवीय पहल भविष्य में इस डिजिटल विभाजन को पूरी तरह से पाट पाएगी, या फिर तकनीक के इस युग में कुछ बच्चे महज इसलिए पीछे छूट जाएंगे क्योंकि उनके पास इंटरनेट से जुड़ने का साधन नहीं था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।